वेलकम टू ज्योग्राफी अराउंड अस। मानव विकास क्या है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, और किसी देश में मानव विकास के कौन कौन से स्तर होते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि मानव विकास में जो वृद्धि और विकास को देखा जाता है वो उनका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वृद्धि से तात्पर्य है मात्रात्मक परिवर्तन। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ये नकारात्मक हो सकता है और सकारात्मक हो सकता है। जैसे किसी एक देश की जनसंख्या 1 करोड़ से 2 करोड़ होती है तो हम कहेंगे कि जनसंख्या की वृद्धि हुई है। और दूसरा विकास, विकास से तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन या सकारात्मक परिवर्तन। विकास से तात्पर्य है जब किसी देश के संसाधनों में सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हो तो इसे हम विकास के रूप में समझते हैं। ठीक है। और ये जो विकास है ये विकास मूल्य सापेक्ष होता है, जबकि वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है। यानी इसका मूल्य से कोई विशेष संबंध नहीं होता है, बल्कि और जो विकास होता है जैसे जैसे विकास के स्तर होते जाते हैं संसाधनों का मूल्य बढ़ता जाता है। ठीक है। तो ये हो गया विकास और वृद्धि में अंतर। अब हम बात करेंगे कि ये जो मानव विकास है ये मानव विकास सबसे पहले किस विद्वानों ने दी है। तो ऐसा कहा जाता है या दर्ज है कि मानव विकास को डॉक्टर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने सन 1990 के दशक में विश्व के सामने रखा, जिसे यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये शामिल कर लिया गया कि अलग अलग विश्व के जितने देश हैं उन सबका हर साल मानव विकास के अलग अलग जो स्तर हैं उसके आधार पर उनका मापन होगा और उनको अलग अलग रैंकिंग दी जाएगी। तो हम इस विषय के माध्यम से थोड़ा और विस्तार समझने की कोशिश करते हैं कि विकास से हम और क्या समझते हैं। जैसे किसी देश में लोगों के जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध हैं और जिन स्वतंत्रताओं का वे उपभोग करते हैं, ये सब मानव विकास से बहुत नज़दीकी से संबंधित है। इसके अलावा इस जो मानव विकास का संकल्पना है इसे प्रस्तुत करते हुए प्रोफेसर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूबुल हक ने बताया कि विकास से तात्पर्य है ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता हो और उनके जीवन में सुधार लाता हो। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है और ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील हैं। यानी हम जिन विकल्पों में वृद्धि की बात कर रहे हैं वो विकल्प विकास के अलग अलग स्तर पर उनमें वृद्धि होती जाती है। और इसके अलावा उस देश के निवासी एक सार्थक जीवन जी रहे हैं कि नहीं, इस पर भी विचार किया जाता है। जो सार्थक जीवन होता है ये दीर्घ नहीं होता, बल्कि जितने भी जीवन होते हैं उसमें उनका एक विशेष उद्देश्य होता है। जैसे डॉक्टर का उद्देश्य है कि जो मरीज हैं उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार होना और एक देश की जितनी जनसंख्या है वो लगातार स्वस्थ होती जाए, ये चिकित्सक का उद्देश्य होता है। उसी तरह शिक्षक का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों के ज्ञान के स्तर में लगातार वृद्धि देखी जाए या फिर विकसित होता जाए। और जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनका भी विशेष उद्देश्य होता है कि एक देश की जितनी जनसंख्या है वो सभी नागरिक एक अनुशासनबद्ध जीवन के तौर पर पूरे देश में रहें। अब ये जो मानव विकास में ये देखा जाता है कि देश की जितनी जनसंख्या है वो सभी देश के विकास में प्रतिभागी बने, यानी सभी नागरिकों का योगदान और देश के विकसित होने में योगदान होना चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे ये जो संसाधनों की पहुंच है, स्वास्थ्य है और शिक्षा है, ये सभी मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं।
और इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए सूचकांकों का विकास किया गया है, जिसमें संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा को शामिल किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि प्रायः लोगों में अपने आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं या विकल्प हैं उनको तय करने की क्षमता कम होती है जब वो देश विकास के निम्न स्तर पर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की जो असक्षमता है और उनके भौतिक जो निर्धनता होती है, सामाजिक भेदभाव होते हैं, जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, उनकी अक्षमता के कारण ये विकास के उच्च स्तर पर नहीं जा पाते हैं। ये सब कारण हैं जिसकी वजह से कोई देश विकास के उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर पाता। अब हम बात करेंगे इससे दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक शिष्ट जीवन जीने के लिए जितने संसाधन होते हैं उन तक पहुंच होने में बाधा उत्पन्न होती है। और लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए क्या करें? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए। और यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो वो विकास के उच्च स्तर पर नहीं जा सकते। तो अब तक हमने ये समझा कि विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों में लगातार वृद्धि होते रहने से है, उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार होते रहने से है, शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार होते रहने से है, और ये सब मिल करके लोगों को एक गुणवत्तापूर्ण और सुखी जीवन जीने के प्रति समर्पित एक संकल्पना है। ठीक है। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं कि एक जो अशिक्षित बच्चा है वो डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो शिक्षा है उस स्तर की नहीं है जिसके लिए डॉक्टर को होना चाहिए। तो यदि वो बच्चा अशिक्षित है तो वो उसके विकल्पों में लगातार कमी होती जाती है, और जितना ही ज़्यादा वो शिक्षित होगा उस तरह से उसके विकल्प बढ़ते जाएंगे। अब हम बात करेंगे जो मानव विकास है, वो मानव विकास के जो आधारभूत स्तंभ हैं उनमें कौन कौन सी संकल्पनाएं शामिल की जाती है। तो 4 संकल्पनाएं मानव विकास के केंद्र बिंदु में आती हैं। तो सबसे पहले शामिल करते हैं समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये 4 जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं ये मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं, और हम इनके बारे में एक एक करके समझते जाएंगे कि इनको मानव विकास में क्यों शामिल किया गया और इनका अर्थ क्या है। तो समता का तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। यानी समता का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो उपलब्ध अवसर है वो अवसर सभी लोगों को समान रूप से मिले। ये समता से तात्पर्य है जो एक देश के सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। लोगों को उपलब्ध जो अवसर है वो उनके लिंग, उनके प्रजाति, उनके आय और उनके जाति के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए, वो समता के अंतर्गत आता है। यानी उस देश में जितने भी अवसर लोगों को दिए जा रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अब बात करेंगे सतत पोषणीयता से क्या तात्पर्य। सतत पोषणीयता से तात्पर्य है अवसरों की जो उपलब्धता है उसमें निरंतरता। यानी सतत पोषणीयता, यानी सतत का मतलब निरंतर, पोषणीयता का तात्पर्य है कि पोषण करने की क्षमता मिलते रहना। यानी जो किसी देश के जो नागरिक हैं उनको पिछले कई पीढ़ियों के जो लोग रहे हैं वो लोग जिन जिन संसाधनों का उपयोग अपने जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए किए हैं वैसे ही संसाधन आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी वो संसाधन उचित मात्रा में उपलब्ध हों ताकि वो भी अपने विकास के उच्च स्तर पर आगे बढ़ सके। तो इससे यही तात्पर्य है कि सतत पोषणीयता से में हम किसी देश के जितने संसाधन हैं उन संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखने में उचित प्रबंध का
शामिल करते हैं। तो इसके अलावा सतत पोषणीयता हर देश के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी को ये समान अवसर मिलना चाहिए। समस्त पर्यावरणीय जो वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यानी वर्तमान समय जितने पर्यावरणीय संसाधन हैं, जितने मानवीय संसाधन हैं या जितने तकनीकी ज्ञान है, ये सब भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रख करके हमें वर्तमान समय में संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। और इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। यानी आज से यदि हम 200 साल पहले देखें तो कोयला, पेट्रोलियम ये बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, लेकिन आज इनकी मात्रा बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से इनसे संबंधित विकास के उच्च स्तर पर जाने की संभावना आने वाली पीढ़ियों के लिए कम है। तो इसे हम ध्यान में रख कर करें और ऐसे संसाधनों का भी विकास करें जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो अवसरों को और आगे बढ़ाए। जैसे सोलर ऊर्जा, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है और ये भावी पीढ़ियों के लिए उचित विकास के स्तर को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। तो इस तरह से सतत पोषणीयता भी मानव विकास में शामिल की जाती है। अब आगे देखते हैं कि उत्पादकता से क्या तात्पर्य है। किसी देश के जो नागरिक हैं वो नागरिकों के श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है। यानी किसी देश के जो नागरिक हैं उनके संसाधनों को उत्पादित करने की क्षमता कितनी है, इसके बारे में मापन किया जाता है और लोगों की क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। यानी लोगों की जो उत्पादकता की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा, उनके स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाना होगा और उनको एक सुशिक्षित नागरिक के रूप में विकसित करना होगा, तभी वो उनकी उत्पादकता उच्च स्तर को होगी। इस आधार पर हम समझ सकते हैं। अतः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं, इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होती जाती है। तो ये उत्पादकता भी मानव विकास में शामिल किया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे सशक्तिकरण का क्या अर्थ है। ये जो सशक्तिकरण है, ये सशक्तिकरण मानव विकास में किस रूप में शामिल किया जाता है। तो सशक्तिकरण से तात्पर्य है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि किसी देश के नागरिक अपने विकल्प चुनने के लिए जो शक्ति प्राप्त करते हैं राष्ट्र से, संसाधनों के माध्यम से, उससे ये संकल्पना संबंधित है। ऐसी बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। यानी ये जो सशक्तिकरण है ये बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है कि लोगों को कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं अपने अवसरों को विकसित करने के लिए, अपने आर्थिक विकास को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए, अपने ज्ञान के स्तर को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन और लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। यानी लोग सशक्तिकरण की तरफ तभी उन्मुख होंगे जब उस देश का जो शासन व्यवस्था है वो सुशासन के रूप में लोगों को उपलब्ध हो और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए समूह हैं उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे जो प्रयास हैं वो भी उल्लेखनीय योगदान देते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ सकें। तो इस तरह से ये जो सशक्तिकरण है ये इसमें ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनको शामिल किया जाता है, क्योंकि अभी भी महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो अभी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई है जितने की पुरुषों को प्राप्त है। तो अब हम बात करेंगे मानव विकास के उपागम। तो इस तरह समझ गए हम कि समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण ये मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं और इन्हीं के आधार पर मानव विकास के जो स्तर हैं वो अलग अलग देशों में देखे जाते हैं और इन्हीं के आधार पर सूचकांक तैयार किए जाते हैं।
एक चीज़ और है कि मानव विकास के जो उपागम हैं या मानव विकास के जो तरीके हैं उनमें क्या क्या शामिल किया जाता है। तो उसमें शामिल किया जाता है आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। ये 4 उपागम सूचकांक तैयार करने के लिए किए जाते हैं। ये तो उसके विकास के, मानव विकास के आधार स्तंभ है। इनको ध्यान में रखते हुए हम आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम का उपयोग सूचकांक तैयार करने के लिए करते हैं। तो एक एक करके आप समझेंगे कि ये जो उपागम है इनका क्या तात्पर्य है। जो आय उपागम है यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव का विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। ये आज से 30 से 50 साल पहले तक जितने राष्ट्र विकास के स्तर को छुए हैं उनमें ये देखा गया है कि जो देश जितना ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न होगा वो देश उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। अब इसमें सुधार इस मानव विकास संकल्पना के आधार पर हुआ है कि केवल आय उपागम से, यानी आय को ध्यान में रख करके हम पूरे देश के लोगों के मानव विकास को हम चिन्हित नहीं कर सकते या उनके बारे में पता नहीं लगा सकते। ठीक है, अब हम बात करेंगे कल्याण उपागम। कल्याण उपागम से तात्पर्य है लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक जो गतिविधियां हैं वो उनके लक्ष्य के रूप में मानव को देखता है। यानी जितने भी सरकार के कल्याण से संबंधित योजनाएं हैं वो सब मनुष्य मानव को ध्यान में रख करके किए जाएं। यह उपागम में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुखी संसाधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय को शामिल करता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। कल्याण उपागम में सरकार का यह दायित्व होता है कि लोगों के लिए लोकोन्मुखी योजनाएं ले आए, उनके जो आर्थिक स्तर है, शिक्षा का स्तर है, स्वास्थ्य का स्तर है उसमें लगातार वृद्धि हो सके। इसमें जो नागरिक हैं वो केवल प्राप्तकर्ता होते हैं, तो इससे भी संपूर्ण मानव विकास नहीं परिलक्षित होता है। अब आगे देखते हैं आधारभूत आवश्यकता उपागम। इसमें यह देखा जाता है कि इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले इसे प्रस्तावित किया था और उसने इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं को शामिल किया, जिसमें है स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी कि ये न्यूनतम आवश्यकता के लिए एक मानक पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इसमें मानव विकल्पों के प्रश्नों की उपेक्षा की गई है कि मानव के विकल्प कितने मिल रहे हैं। इसमें केवल ये पैरामीटर शामिल किए गए थे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास, ये सभी चीज़ें लोगों को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, इनको ध्यान में रख करके वो एक अपना सूचकांक तैयार करता था। तो ये भी शामिल है मानव विकास में। इसके अलावा जो क्षमता उपागम है इसका संबंध हमारे देश के प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंध है। इन्होंने ये बताया कि संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करके बढ़ते हुए मानव विकास की कुंजी है। यानी मानव विकास की कुंजी क्या है कि संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण करना बहुत जरूरी है। जब तक हम मानव क्षमता का निर्माण नहीं करेंगे सभी नागरिक जो उचित संसाधन है वहां तक वो पहुंच नहीं पाएंगे और उसका विकास भी नहीं कर पाएंगे। ये इस बात में शामिल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो मानव विकास का जो मापन है वो मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो मानव विकास का जो सूचकांक होता है उसके ये 4 स्तर हैं और उन स्तरों में जो सूचकांक का स्कोर है वो ये लिखा गया है। यानी जितने विश्व के सूचित देश हैं
उन सूचित सभी देशों का जीरो से लेकर के यानी 0 से लेकर के 1 के बीच में रैंकिंग तैयार की जाती है और ये .001 से लेकर के 1.0 तक के बीच में सभी देशों को शामिल किया जाता है, यानी सबका स्कोर 1 से कम होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो मानव विकास का जो स्तर है उसमें ये जो अलग अलग स्तर है उसमें कौन कौन से रैंकिंग के रूप में शामिल किया जाता है। जो सबसे मानव विकास में सबसे उच्च स्तर के देश होंगे उनको अति उच्च स्तर का वर्गीकरण करेंगे, जिनका स्कोर होता है 0.79 से ऊपर का स्कोर होता है। ठीक है, जो दूसरी श्रेणी में आते हैं उनको उच्च मानव विकास के स्तर में शामिल करते हैं, जिनका स्कोर होता है 0.698 से लेकर 0.793 तक के स्कोर इसमें शामिल होते हैं। अब तीसरे वर्ग में आते हैं मध्यम विकास के स्तर, जिनका स्कोर होता है 0.22 से लेकर के 0.698 के बीच में उनका स्कोर शामिल किया जाता है। और जो सबसे निम्न स्तर के वर्गीकरण है उसमें 0.522 से नीचे के स्कोर प्राप्त करने वाले देश होते हैं। अभी तक हमने जो ये समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, इन सब को मिला करके जो एक स्कोर तैयार किया जाता है कि वहां के नागरिकों में इन सब में वहां के नागरिकों की भागीदारी कितनी है उसके आधार पर ये स्कोर तैयार किया जाता है। तो इस स्कोर में क्या होता है कि जो इस समय विकास उच्च स्तर पर है उनका ये वर्गीकरण किया जाता है। अब हम बात कर लें भारत की। वर्तमान यानी 2023 में भारत का जो रैंक है वो 132वां रैंक है और उसका स्कोर 0.633 के स्कोर पर है। यानी भारत विश्व के जो 193 देश हैं, सूचित 193 देश, उन सभी देशों में 132वें नंबर पर है। यानी अभी भी हमारे देश में समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण के क्षेत्रों में अभी ये बहुत विकास किया जाना बाकी है। अब हम बात करेंगे कि ये जो मानव विकास का जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 1990 ईस्वी से हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। कब से? 1990 से ये यूएनडीपी अपने एक विशेष प्रोजेक्ट के तहत मानव विकास का जो रैंकिंग है वो रैंकिंग लोगों को प्रोवाइड कराता है। और यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की जो श्रेणी है वो क्रमानुसार उनकी सूची उपलब्ध कराता है। और मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास के दो महत्वपूर्ण सूचकांक है जो हर साल सभी देशों में सर्वे करा करके इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करके सभी देशों को प्रोवाइड कराता है, ताकि वो अपने अपने विकास के स्तर का वास्तविक मापन प्राप्त कर सके और उसके आधार पर विकास के जो योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ा सके। अब हम बात करेंगे जो एक आता है कि विकास के लिए भूटान का भी नाम आता है। भूटान ने अपना विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन की अन्य पहलुओं को भी भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास से होने वाली संभावित नुकसान से बचा करके सतर्कता पूर्वक ध्यान में रख करके मानव विकास का उपयोग किया है। इसका साधारण सा अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं करनी है, बल्कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास की आध्यात्मिक, भौतिकता और गुणवत्ता पक्ष को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा तुलना कर लेंगे कि विश्व के जो अलग अलग देश हैं उनके अलग अलग कौन कौन से स्कोर आते हैं।
जो विकास के उच्च स्तर के सूचकांक वाले देश है उसमें आता है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, स्वीडन और जापान। ये सभी देश विकास के उच्च स्तर वाले हैं। और जो निम्न स्तर के देश हैं उसमें ज़्यादातर अफ्रीकी देश आते हैं, जिसमें चाड, दक्षिणी सूडान और जो लीबिया या फिर इस तरह के जो अफ्रीकी देश हैं वो देश विकास के निम्न स्तर के श्रेणी में शामिल किए जा रहे हैं। और भारत अभी मध्यम श्रेणी में है, जो कि विकास के और आगे अगले स्तर को प्राप्त करने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने मानव विकास के अलग अलग जो संबंधित संकल्पनाएं हैं उसको भी समझा, और उसके आधार पर जो मानव विकास का वहाँ के नागरिकों से क्या संबंध है उसके बारे में समझने की कोशिश की। तो इस तरह से मानव विकास के बारे में समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, इस क्षेत्र में काम करने की बहुत ज़रूरत है। हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है और हम कोशिश करेंगे, हम सब नागरिक मिलकर कोशिश करेंगे कि भारत को और विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे सकें। कैसे? उचित शिक्षा प्राप्त कर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर और लोगों को समाज के प्रति जागरूक कर करके सकारात्मक योगदान दे करके कर सकते हैं। धन्यवाद।